बात बच्चों, मैंने आपको कल 15 नंबर का जो चैप्टर था गीत, जो था खंडवाल के द्वारा जिसने पढ़ाया था, आज इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। उस पाठ में, उस कविता में क्या बताया गया था? शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया गया था। शिक्षा के महत्व को बताया गया था, यदि आप और हम चाहें तो प्रत्येक जन को शिक्षित कर सकते हैं, और पूरे भारत के प्रत्येक भारतीय यदि शिक्षित हो जाए तो पूरे भारत को एक नई दिशा, एक नई उन्नति मिल सकती है। तो इस तरह से भारत में शिक्षा के प्रसार प्रचार को, जो कि गरीब लोग हैं, जो उपेक्षित वर्ग है, जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते, यदि उनको भी शिक्षित कर दिया जाए तो भारत भी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, भारत की अपनी अलग पहचान बन जाएगी। यही बात इस कविता में बताई गई। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। आपको मैंने ड्राइंग बनाने के लिए बोला, गीत का जो गीत था वो लिखने के लिए बोला, शब्दार्थ लिखने के लिए बोले, आपने लिख लिए होंगे। अब आप प्रश्न नंबर 1 खोलिए, देखिए कविता से। कवि, प्रश्न नंबर के, कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती क्यों करना चाहता है? विद्या की खेती कर क्या करना चाहता है? विद्या का प्रचार प्रसार कराना चाहता है। गीतों की खेती का मतलब जन जन तक, जन जन को जागरूक करना चाहता है शिक्षा के प्रति, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लिखेंगे। लिखिए प्रश्न नंबर 1 के उत्तर। कविता में कवि फूलों, गीतों विद्या की खेती करने की बात करता है। फूलों, गीतों और विद्या की खेती, इस विद्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, धा भी लिख सकते हैं, द्या भी लिख सकते हैं। विद्या की खेती करने की बात कहता है। कवि के अनुसार, फूल किसका प्रतीक है? प्रेम का। फूल प्रेम का प्रतीक है। और फूलों की खेती से कवि का तात्पर्य, कवि क्या कहना चाहता है? तात्पर्य मतलब अर्थ। कवि का तात्पर्य प्रेम का प्रसार, प्रसार मतलब होता है फैलाना, प्रेम का प्रसार करना है। फूलों की खेती का मतलब है जितने फूल होंगे उतने ही लोगों में प्रेम बढ़ेगा, तो प्रेम का प्रसार करना है। इससे लोगों में क्या होगी? भाईचारा, बंधुत्व की भावना पैदा होगी। इससे लोगों में, फूलों की खेती करने से, प्रेम के प्रसार करने से, इससे लोगों में सद्भावना, मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, कोई किसी के प्रति घृणा का, दुष्टता का भाव नहीं रखेगा। सद्भावना और भाईचारा मतलब होता है बंधुत्व, और भाईचारे का विकास होगा। क्या मतलब है इसका? फूलों की खेती होगी का अर्थ है प्रेम का, प्रेम सब जगह प्रेम फैल जाएगा, अर्थात लोगों के अंदर जब प्रेम फैलेगा, इसका मतलब लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष, शत्रुता की भावना, तक किसी से घृणा की भावना, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं रखेंगे। तो सभी लोगों के अंदर जब प्रेम खिल जाएगा, फूलों की खेती हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान में, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में फूल उग जाएंगे। फूल उग जाने का मतलब भाई
बारे में लिखा, गीतों की खेती से, खेती है ना, फसल है ना, गीतों की खेती से कवि का तात्पर्य है कि वह इनके माध्यम से जन जन को जागृत करेगा, जन जन को जागरूक करेगा। उसके इस प्रयास में, उसके इस प्रयास में पूरा भारत सहयोग करेगा। इसका मतलब वो जो फूलों की खेती करना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर सद्भावना की भावना जगाना चाहता है, सद्भाव जगाना चाहता है, और ये भाईचारे के, बंधुत्व की भावना के, प्रत्येक मनुष्य हमारा भाई है, ऐसी जब भावना जगाना चाहता है, उस भावना से क्या होगा, प्रत्येक मनुष्य को वह इस गीतों से, कौन से गीतों से, प्रेम के गीतों से, बंधुत्व के गीतों से पूरे मनुष्य को, पूरे मानव समाज को, पूरे भारतीयों को जागृत करना चाहता है, जगाना चाहता है। तो इस तरह से पूरे भारत है ना, वह उसका सहयोग करेगा। विद्या की खेती पूछिए फिर बताया, हम ऐसे विद्या लिख सकते हैं ना, विद्या की खेती से उसका या कवि का तात्पर्य है, तात्पर्य मतलब अर्थ, मतलब तात्पर्य है कि विद्या का प्रचार प्रसार, विद्या का प्रचार प्रसार करना। इस तरह भारत के गांव-गांव में, गली-गली में भारत के गांव-गांव, गली-गली में विद्या को बढ़ावा देगा, विद्या को बढ़ावा देगा, और जो उपेक्षित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो उपेक्षा के शिकार हैं, उन उपेक्षित लोगों के जीवन, उपेक्षित और उपेक्षित लोगों के जीवन को नया भविष्य मिलेगा। क्या चाहता है कवि? कवि ने फूलों की खेती जो की, जिसके लिए उसे पूरा हिंदुस्तान खिलाया, अर्थात प्रत्येक भारतीय के हृदय में फूल खिलाएगा। फूल मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब यदि मेरे हृदय के अंदर प्रेम है तो घृणा नहीं होगी, मेरे हृदय के अंदर शत्रुता का भाव नहीं होगा, द्वेष का भाव नहीं होगा, जलन का भाव, मेरे अंदर प्रेम है, सबके अंदर प्रेम है, तो सब लोग प्रेम के साथ रहेंगे, कई मारकाट लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फूलों की खेती करना। गीतों की खेती करना मतलब है, गीतों मतलब जो प्रेम के जो गीत गाते हैं लोग, कैसे गीत गाते हैं, प्रेम से भरे हुए जब गीत गाते हैं, तो जो प्रेम से भरे हुए गीत से प्रत्येक जन को जागृत करेगा, प्रत्येक मनुष्य को जगाएगा। जो लोग सोए हुए, जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो लोग घृणा करते हैं, उन लोगों के अंदर गीतों के मार्फत उनको जगाएगा। विद्या की खेती करने का मतलब जो लोग गरीब हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए, ऐसे लोगों को, जो उपेक्षित वर्ग है, जिनको हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ऐसे लोगों को विद्या की
शिक्षित करेगा और शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक भारतीय जब शिक्षित हो जाएगा तो गरीब नहीं रहेगा, जब गरीब नहीं रहेगा तो भारत विकसित देशों की गिनती में आ जाएगा। इस तरह से पूरा भारत में सहयोग की भावना, पूरे भारत उसका सहयोग करेगा और जो गरीब लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उनका भविष्य सुंदर बन जाएगा। समझ में आ गया खेती करने मतलब? ये पूरा ये जो क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा है मैं पूरे चैप्टर का सार है। इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है? प्रश्न नंबर है। उत्तर देखिए, इनको मान मिलेगा, गरीब लोग जो हैं उनको, है ना। इसमें कवि ने गरीब और उपेक्षित वर्ग को मान तो का मान मिलने की बात कही है। क्यों कही है? अशिक्षा के कारण, शिक्षा मतलब अनपढ़ता, अशिक्षा के कारण समाज द्वारा, अशिक्षा के कारण समाज द्वारा दया, घृणा और उपेक्षा, दया, घृणा और उपेक्षा का व्यवहार झेलते हैं। कौन? गरीब वर्ग। झेलना मतलब सहन करते हैं ना, झेलते हैं। शिक्षा उनके जीवन में, शिक्षा उनके जीवन में नया आरंभ करेगी, नया आरंभ करेगी। इसका क्या मतलब है कि उनको मान, हमको तुमको सबको मान मिलेगा, इनको मान, उनको मान, मान मतलब सम्मान। जो गरीब लोग हैं, कि आपको और हमको तो मिल रहा है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उनको मान सम्मान मिलेगा। अर्थात उनको, यदि अभी तो हम लोग ऐसे हमारे घर में जो बाई आती है काम करने के लिए, हम उस पर दया करते हैं, मरने दे या उसको इग्नोर, उपेक्षित करते हैं, जाने दे, इनकी तो किस्मत ही ऐसी है। तो ऐसा हमारा जो भाव है, घृणा, नफरत का जो भाव है उनके प्रति, यदि उनको शिक्षित किया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, तो शिक्षा के कारण वे भी कहीं ना कहीं अफसर बन सकते हैं, कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं, ज्यादा दुनिया को समझ सकते हैं, ज्यादा दुनिया के बारे में जानकर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके प्रति जो घृणा की भावना और ये जो हमारे अंदर भावना ये खत्म हो जाएगी और शिक्षित होने के कारण उनको नया जीवन मिलेगा। आप लोग लिख लीजिए समझकर प्रश्न नंबर फर्स्ट का गैप। समझ रहे ना? प्रश्न नंबर क्या देखिए, कविता की कुछ पंक्तियां छांटकर लिखो जिनसे पता लगता है कि कवि को इस बात का पूरा भरोसा है एक दिन सबको मान लेगा। अब कविता में से पंक्तियों को छांटना है जिनसे कवि को लगता है कि 100% उनको मान मिलेगा। किससे? शिक्षा के माध्यम से। तो हमें उस कविता की 4 पंक्तियों को छांटकर इसमें लिखना है। क्या नंबर उत्तर देखिए,
इसी जन्म में, इस जीवन में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, हमको तुमको मान मिलेगा। प्रश्न नंबर है, कविता में कवि बार बार मान मिलने की बात कहता है। मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? लिखो उत्तर। मान मतलब होता है सम्मान ना, तो मैं सम्मान लिखती हूँ। सम्मान मिलने पर समाज द्वारा, सम्मान मिलने पर या मान मिलने पर समाज द्वारा गरीब को भी या उपेक्षित को भी, गरीब को भी स्वीकार कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। मान मिलने पर गरीब को भी स्वीकार कर लिया जाएगा। लोगों में, जो लोगों में घृणा की दृष्टि देखते हैं, तो लोगों में उनके प्रति, उपेक्षित वर्ग और गरीब है ना, उनके प्रति घृणा, घृणा मतलब होता है नफरत, घृणा का भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा। फिर वे लोग जो गरीब है वे उपेक्षित नहीं कहे जाएंगे, गरीब नहीं कहे जाएंगे, उपेक्षित नहीं कहे जाएंगे। उनका विकास होगा, उन्नति होगी, उनका विकास, उनका विकास होगा। ये बदलाव उनके जीवन को, बदलाव है ना परिवर्तन, ये बदलाव उनके यानी उपेक्षित वर्ग के जीवन को बदल कर रख देंगे, परिवर्तित कर देंगे, बदल कर रख देंगे। अर्थात सम्मान यदि किसी को मिलता है, यदि कोई पढ़ लिख जाता है, यदि किसी के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए, यदि हर कोई प्रेम के गीत गाए, इस तो ऐसे इंसान को जो गरीब हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो शिक्षित वर्ग नहीं है, यदि वो शिक्षा प्राप्त कर ले तो पूरा समाज में स्वीकार करता है और समाज में उनको उपेक्षित नहीं समझा जाता। और इस तरह से उनसे हम लोग जो घृणा नफरत करते हैं, दया की भावना दिखाते हैं, उनके ऊपर एहसान करते हैं, वो भावना हमारे अंदर खत्म हो जाती है। इस तरह से उनके जीवन में शिक्षित होने की वजह से, मान सम्मान मिलने से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। समझ गया? उनका जीवन सुखमय और गरिमामय हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, समझाना। नीचे कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, बताओ इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है। अब आपको तात्पर्य, अर्थ बताना है। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। समझ में आया आपको? जिन आंखों के दीपक बुझ रहे हैं, अर्थात जो गरीब हैं, जो अशिक्षित है, जिनके आंखों में दीपक रूपी ज्ञान नहीं है, उनको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। उनकी आंखों की रोशनी मिलेगी, अर्थात रोशनी मतलब ज्ञान। आंखों की दीपक का मतलब हुआ ज्ञान की रोशनी मिलेगी।
ठीक है। प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। देखो, भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या मतलब बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जनसंख्या अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है। अशिक्षित समझ आ गया, शिक्षा से हीन, अशिक्षित है, अनपढ़ है। अशिक्षा के कारण, अनपढ़ होने के कारण, अशिक्षा के कारण भूखमरी, भूखमरी होता है भूखों मर जाना, कमाई नहीं कर पाते तो घर में पैसा नहीं आता तो एक टाइम खाना खाते हैं या खाना बिना खाए सो जाते हैं, उसको बोलते हैं भूखमरी। और गरीबी, और गरीबी, अशिक्षा के कारण भूखमरी और गरीबी चारों ओर फैली है, व्याप्त है, चारों ओर व्याप्त, व्याप्त मतलब होता है फैली होना, फैली है, व्याप्त है। कवि इसी ओर, किस ओर, अशिक्षा की ओर, कवि इसी ओर यानी तरफ संकेत करते हुए, संकेत मतलब होता है इशारा करना, इंगित करना, संकेत करते हुए कहता है कि समाज में जो लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए नहीं, अनपढ़ हैं, समाज में जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी ही, उन्हें शीघ्र ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अशिक्षित, अशिक्षित यानी पढ़े, अनपढ़ है ना, जिसको शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित लोग सदैव, सदैव मतलब होता है हमेशा, समाज द्वारा अशिक्षित लोग सदैव समाज द्वारा उपेक्षा का शिकार होते हैं, उपेक्षा का शिकार होते हैं। शिक्षा प्राप्त करके वे, शिक्षा प्राप्त करके वे कौन, गरीब लोग, अशिक्षित लोग, वे शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे और समाज में उन्हें, और समाज में उन्हें आदर सम्मान से, आदर सम्मान से देखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये सब? दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा।
यदि ना होंगे, अर्थात जो अशिक्षित वर्ग है समाज में, उस अशिक्षित वर्ग को, जिसको हम घृणा से, उपेक्षा से देखते हैं, उपेक्षा का शिकार है, उस समाज को यदि शिक्षा का अधिकार मिलता, उनको यदि शिक्षित किया जाता है, तो शिक्षित होने पर, शिक्षा प्राप्त करने पर, पढ़ाई लिखाई कर कर उन्हें समाज में आदर सम्मान मिलता है। समझ गए? लिख लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 2 का है, क्लेश जहां है फूल खिलेगा। लिख लीजिए आप समझते हुए। ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, थोड़ा सा आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए, थोड़ा सा समझ के लिखा करो, रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को समझते हुए लिखेंगे तो आपको कभी कठिन लगेंगे नहीं, ठीक है ना? अब आप एक लाइन छोड़ दीजिए, प्रश्न नंबर 6 डाल दीजिए, सेकंड का। देखिए, क्लेश जहां है फूल खिलेगा। क्लेश जहां है फूल खिलेगा, अर्थात जो गरीब लोग हैं, अशिक्षा के कारण लोग उनको अपने हाथ के हिसाब, अपने हिसाब से नचाते हैं, तो ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, वो अशिक्षित है, उन्हें पता नहीं उनको कितना काम करना चाहिए, इस कारण से सबके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। और ऐसे अशिक्षित लोगों की वजह से जो बड़े बड़े धर्माचार्य होते हैं, जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, वो सब उनको जातीयता के नाम पर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। देखा ना आप लोगों ने, मौलवी मस्जिद में, और मौलवी लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, बड़े बड़े संत होते हैं, उनको लड़ाई करवाते हैं, क्योंकि वो अशिक्षित है, उनको समझ ही नहीं है उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, हमको क्यों लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे जो क्लेश है, ऐसे जो कष्ट है, परेशानी है, वो सब खत्म हो जाएंगी जब प्रेम रूपी फूल खिल जाए। ठीक है, लिखिए, लोग अशिक्षा के कारण, देखो, लोग अशिक्षा के कारण दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, दूसरों के हाथों की कठपुतली, कठपुतली, कठ यानी लकड़ी, पुतली यानी पुतला, कठपुतली बन जाते हैं। क्या अर्थ है इसका? कि जो लोग, आपने कठपुतली का डांस देखा ना, कैसे डांस करते हैं, हम जैसा चाहे उनको डांस करवा सकते हैं, वैसे ही जो अशिक्षित लोग होते हैं, तो जो समाज में स्वार्थी लोग होते हैं, वो अशिक्षित लोगों से उल्टा पुल्टा काम करवाते हैं, तो ऐसे में वो कठपुतली बन जाते हैं। देखो, कुछ स्वार्थी लोग, स्वार्थ मतलब होता है मतलबी, लालची, कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर, कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर उन्हें आपस में लड़वाते हैं, उन्हें आपस में लड़वा देते हैं, उनमें झगड़ा करवा देते हैं। शिक्षा उनके जीवन में परिवर्तन लाएगी, विचारों में, शिक्षा उनके विचारों में परिवर्तन लाएगी, शिक्षा उनके विचारों में परिवर्तन लाएगी और तब धार्मिक व जातीय लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे,
जिससे वहां अमन, अमन यानी सुख शांति, अमन और प्रेम के चैन, और अमन, अमन चैन समझते हो ना, अमन और प्रेम के फूल खिल जाएंगे। क्या मतलब है इसका? जो समाज में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, लोगों को पता ही नहीं है धर्म क्या है, क्योंकि अशिक्षित है, उन्होंने कभी अपने धर्म ग्रंथ तो पढ़े ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कोई भी धर्म लड़ाई झगड़ा नहीं करवाता, प्रत्येक धर्म कहता है सब धर्म का सम्मान करो। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो धर्म के नाम पर, जो बड़े बड़े संत हैं, जो बड़े बड़े मौलवी हैं, वो एक दूसरे से लड़ाई करवाते हैं, हजारों की संख्या में लोग बिना सोचे समझे लोगों की बातों में उनकी कठपुतली बनकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। यदि उनके अंदर प्रेम की भावना जागृत हो जाए, यदि बंधुत्व की भावना जागृत, भाईचारे की भावना कि प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, तो सब जगह सुख और शांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, तो क्लेश खत्म हो जाएगा और फूल खिल जाएंगे। हमको तुमको प्राण मिलेगा, बता दो ये प्रश्न नंबर 2 का गेट, हमको तुमको प्राण मिलेगा। उत्तर हमको तुमको प्राण मिलेगा, इसका मतलब देखो जीवन दान होता है, प्राण मतलब ना, हमें और तुम्हें, हमें और तुम्हें शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से नया जीवन दान मिलेगा, नया जीवन दान मिलेगा। अर्थात क्या मतलब इसका? अर्थात अभी तक हम, अर्थात अभी तक हम और तुम, अभी तक हम और तुम गरीबी का जीवन जी रहे थे, गरीबी का जीवन जी रहे थे, इसके बाद हमें भी, शिक्षित होने के बाद ना, इसके बाद हमें भी उपेक्षित समाज, इसके बाद हमें भी उपेक्षित समाज में, उपेक्षित समाज को नहीं, उपेक्षित समाज में सम्मान और अधिकार, इसके बाद हमें भी, हमें मतलब उपेक्षित समाज को, मैंने, इसके बाद हमें भी, यानी कि उपेक्षित समाज को हमें भी सम्मान और अधिकार मिलेगा। ये सब बातें नव जीवन से कम नहीं होगी। उपेक्षित समाज को, यहां ब्रैकेट लगा है ना, उपेक्षित समाज को, ये ब्रैकेट में देखो, फिर इसको सम्मान, क्या मतलब है इसका? कि हमको तुमको प्राण मिलेगा,
प्राण मतलब होता है नवजीवन। नया जीवन कैसे मिलेगा, प्राण कैसे मिलेंगे कि जो गरीब और उपेक्षित वर्ग है उस उपेक्षित वर्ग को यदि हम शिक्षित कर दें, यदि प्रत्येक मनुष्य शिक्षित हो जाए तो शिक्षित मनुष्य को समाज में आदर सम्मान मिलता है, तो प्रत्येक मनुष्य को आदर सम्मान मिलेगा। और ये आदर सम्मान मिलना अर्थात अपने इस जीवन में हम बदलाव ले आएंगे, परिवर्तन ले आएंगे और ये हमारे नए जीवन जैसा हो जाएगा, मानो हम मरकर वापस जिंदा हुए हैं। समझ में आया? अब निकालिए आप प्रश्न नंबर 3, मान सम्मान। प्रश्न नंबर 3 का क्या देखिए, तुम्हें अपने आसपास यदि लगे कि किसी को सचमुच में आज भी मान सम्मान नहीं मिला है, उसको तुम मान सम्मान दिलाना चाहते हो, तो उनके नामों की सूची बनाओ। सूची बनाने की कौन कौन को हम मान सम्मान दिला सकते हैं, हमारे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं, आज भी भारत में हजारों लोग ऐसे जिनको मान सम्मान नहीं मिलता, तो ऐसे कौन कौन से लोगों की सूची बनानी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के एरो बना के लिखिए क्योंकि सूची बनानी है। ठीक है ना, नंबर 1 2 3 डालेंगे, लिखिए नंबर 1 पे लिखो हमारे जो घर में काम वाली बाई आती है ना, हमारी काम वाली बाई को काम वाली। नंबर 2 को हम सम्मान दिलाना चाहते हैं, खेल तमाशा दिखाने वाला, जो नटका खेल दिखाते हैं ना बाहर बाजार में बैठकर, खेल तमाशा दिखाने वाला, जैसे कि मदारी है, नट लोग हैं, इनको हम मान सम्मान दिलाना चाहते हैं। कूड़ा कचरा जो उठाने वाले स्वीपर होते हैं, कूड़ा उठाने वाला, हम उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, मान सम्मान नहीं देते उनको, कूड़ा उठाने वाला। 4 नंबर पे लिखो गुब्बारे बेचने वाला, जो रास्ते में गुब्बारे बेचता है उनको हम ढंग से नहीं देखते, इग्नोर करके निकल जाते हैं, गुब्बारे बेचने वाला। और हमारा जो चौकीदार होता है स्कूल का या घर का, उसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, ज्यादा तरीके से नहीं बात करते, तो उनको हमें पढ़ाना चाहिए, हमारा चौकीदार। आदि लिख दो, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 4-5 लिखा दिए आपको समझ के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए, अपनी सूची में से किसी, लिख लीजिए आप, लिखिए अपनी सूची में से किसी एक के बारे में बताओ कि उसे मान सम्मान कैसे मिल सकता है। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, हमें उनके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, ये कोई क्वेश्चन खास करने का नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए, रिक्त स्थान पूरे करो। ठीक है ना, मैं प्रश्न नंबर 4 आपके में 5th नंबर का है क्या, आपके में यदि 5th नंबर का प्रश्न उत्तर है ये, तो 5th डाल लीजिएगा, मेरे टेक्स्ट बुक में 4th नंबर का है। तो देखिए, रिक्त स्थान पूरे करो, नमूना में वह मोर सा नाचता है। ठीक है, अब इसका कैक है, गैग है, हम लिखेंगे। मैं फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही लिखूंगी, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, मैं एक लिखकर बता दूंगी आपको कैसे लिखना है। ठीक है ना, देखिए प्रश्न नंबर 4, क्या आप नमूना लिख लीजिए। नमूना मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिए, क्या लक्की डैश की तरह गरजता है, गर्जन किसकी तरह होती है, बोलो, गरजता कौन है, शेर गरजता है ना, दहाड़ता है, गरजता है, तो लक्की, मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लिखूंगी, शेर की तरह, आप फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हुए लिखना, शेर की तरह गरजता है। दूसरा देखिए, शल्मा डैश की तरह दौड़ती
उपमा दी जाती है ना, चांद की तरह सुंदर है, चांद के जैसा मुखड़ा, ऐसा बोलते हैं ना, दूध जैसी सफेद है, इनको बोलते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, तो देखिए मेघाश्री की आवाज की तरह मीठी है, कोयल की तरह मीठी है, कोयल की तरह मीठी है। में देखिए मनीष के कान डैश की तरह तेज हैं, सबसे तेज किसके कान होते हैं, नाक होती है, कुत्ते के, कुत्ते की तरह तेज है, कुत्ते की नाक भी बहुत तेज होती है और कान भी बहुत तेज होते हैं ना। अब प्रश्न नंबर 5, इन शब्दों की रचना देखो, अनुमान अपमान, ये शब्द मान में अनु और अप उपसर्ग लगाकर बनाए, इसी प्रकार तुम भी मान शब्द में कुछ दूसरे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। उपसर्ग जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, इसके बारे में देखिए। मूल शब्द में जब आगे कोई वाक्यांश जोड़ दिया जाए तो उससे जो नए शब्द का निर्माण होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप लिखिए प्रश्न नंबर 5 और इसको इस तरह से लिखेंगे हम, लिखेंगे हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 करके एरो बनाएंगे, फिर लिखेंगे उपसर्ग प्लस मूल शब्द इक्वल टू नया शब्द, नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे नंबर बता लो इसमें, मान शब्द में ही सारे उपसर्ग लगाने, कौन कौन से लगा सकते हैं देखिए आप, जो आपके ऊपर लिखे ना, अनुमान अपमान मान अप उपमान, ठीक है, ऐसे अनुमान, तो हम लिखेंगे सम प्लस मान, क्या बना, सम्मान, बना कि नहीं बना, सम उपसर्ग है। दूसरा देखिए वी प्लस मान, विमान, विमान बोलते हैं हवाई जहाज को, सम्मान बोलते हैं आदर को। अभि प्लस मान, अभिमान, मान होता है इज्जत, अभिमान मतलब होता है घमंड, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 4th नंबर पे लिखिए प्रतिमान, प्रतिमान। 5th नंबर पे लिखो सामान, सामान, समझिए। इस तरह से अनेक उपसर्ग के साथ हम मूल शब्द को जोड़कर शब्द का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आया? आज आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, समझते हुए लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में अपने अपने सेंटेंस के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भर दीजिए। और ये जो उपसर्ग है इनको मैं नेक्स्ट आपका जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगी क्लास उसमें पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, आप इसे समझ कर, ये कविता कुछ ज्यादा ऐसा हार्ड नहीं है तो लोगों को बहुत तकलीफ दे रही है, क्या बता दिया मैडम ने, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर प्रेम की भावना का संचार करना और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना, जिससे कोई भी देश, कोई भी मनुष्य विकास करता है, उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। यही उस पाठ का, पूरे का, कविता का सार है। यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप उन्नति करेंगे ना। आप 7 से 8 में आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो उन्नति करते हैं। आप पढ़ाई करेंगे तो उन्नति करेंगे। प्रेम, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, घर में परिवार के लोगों से प्रेम करते, दोस्तों से प्रेम करते, तो सब लोग आपको याद रखते हैं। आप दूसरे स्कूल में भी जाते हैं तो जहां आप पहले से निकल के गए वहां के लोग कभी याद करते हैं, जब आप मीठी वाणी बोलते हैं, मीठा व्यवहार रखते हैं, सबका हेल्प करते हैं। तो इस तरह से प्रेम और शिक्षा मनुष्य को उन्नति के शिखर पर, शिखर मतलब चोटी, ऊंचाई पर पहुंचाती है। यह इस कविता का सार। समझ गए ना? थैंक यू।